सोचिए, इतिहास में कितने ऐसे राजा हुए होंगे जिनमें तलवार की धार भी हो और कलम की ताकत भी। एक ही इंसान जो महान विजेता भी हो, एक काबिल प्रशासक भी और एक बेहतरीन साहित्यकार भी। आज हम ऐसे ही एक सम्राट की कहानी जानेंगे, सम्राट हर्षवर्धन। वो शासक जिन्होंने गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद बिखर चुके उत्तरी भारत को फिर से एक सूत्र में पिरोया था। ये शब्द उनके राजकवि बाणभट्ट के हैं। जरा सोचिए, उस योद्धा की क्या छवि रही होगी जिसके लिए ये कहा गया कि हथियार चलाते चलाते उसके हाथ ही काले पड़ गए थे। ये शब्द हर्षवर्धन की पहचान एक अजेय योद्धा के तौर पर तो करा देते हैं, लेकिन उनकी कहानी सिर्फ तलवार की नहीं है। देखिए, हर्षवर्धन का राज्याभिषेक किसी जश्न के माहौल में बिल्कुल नहीं हुआ था। उनका उदय हुआ था भयंकर त्रासदियों के बीच, जहां एक के बाद एक संकट ने सिर्फ 16 साल के एक लड़के को सिंहासन पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया था। जरा सोचकर देखिए उस नौजवान की हालत। पहले पिता की मृत्यु का दुख, फिर माँ सती हो गई। ये सदमे भी कम भी नहीं हुए थे कि एक साजिश में उनके बड़े भाई की भी हत्या कर दी गई। और रही सही कसर तब पूरी हो गई जब उनकी बहन सब कुछ छोड़कर विंध्य के जंगलों में चली गई। मतलब चारों तरफ से दुख और मातम का पहाड़ टूट पड़ा था, और इसी भयानक उथल-पुथल के बीच उन्हें राजगद्दी संभालनी पड़ी। और कमाल की बात तो यह है कि उनमें सत्ता का कोई लालच नहीं था। उन्होंने तो सिंहासन तक ठुकरा दिया था। ये तो सिर्फ उनका कर्तव्य था जिसने उन्हें इसे स्वीकार करने पर मजबूर किया। और तब भी उन्होंने खुद को महाराजा नहीं बल्कि सिर्फ एक राजपुत्र यानी एक राजकुमार ही माना। तो इस पूरी अराजकता का हर्ष ने बदला लेने और एकीकरण के एक मिशन के साथ जवाब दिया। एक ऐसा मिशन जो आगे चलकर एक विशाल साम्राज्य को जन्म देने वाला था। अपने परिवार का बदला लेने के लिए जब 16 साल के हर्ष निकले तो उनके पास 5000 हाथियों की एक सेना थी। ये एक बड़ी शुरुआत थी, लेकिन आगे जो होने वाला था वो वाकई अभूतपूर्व था। और नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 6 साल के अंदर उनकी सेना में 60,000 हाथी और 1 लाख घुड़सवार शामिल हो गए। ये उनकी सैन्य ताकत में एक जबरदस्त और बहुत ही तेज विस्तार था। और इसी विशाल सेना के साथ उन्होंने पंच भारत यानी उत्तरी भारत के इन 5 प्रमुख क्षेत्रों पर विजय हासिल की और अपना प्रभुत्व स्थापित किया। लेकिन उनकी जो राजनीतिक रणनीति थी ना, वो काफी अलग थी। वो गुप्त शासकों की तरह नहीं थे कि हारे हुए राजाओं से उनका राज्य ही छीन लिया। नहीं, इसके बजाय वो उन्हें अपना शासन बनाए रखने देते थे। उनका मकसद राज्यों को पूरी तरह खत्म करना नहीं था, बल्कि वो एक स्थिर, एक वफादार फेडरेशन, एक संघ बनाना चाहते थे। हालांकि उनकी इस विजय गाथा में एक बड़ी रुकावट भी आई। दक्षिण के महान चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें एक युद्ध में हरा दिया, जिसकी वजह से उनका साम्राज्य दक्षिण की ओर और नहीं फैल सका। देखिए, एक साम्राज्य सिर्फ युद्ध से तो नहीं चलता। तो चलिए युद्ध के मैदान से हटकर अब नजर डालते हैं हर्ष के शासन करने और न्याय करने की कला पर। उनका एडमिनिस्ट्रेशन बेहद असरदार और लोकप्रिय था। वो जनता का हाल समझने के लिए खुद लगातार राज्य का दौरा करते थे। दरबार में नहीं, बल्कि सड़कों पर लोगों की शिकायतें सुनते थे। टैक्स बहुत कम रखे गए थे और अधिकारियों को वेतन के रूप में जमीन दी जाती थी। और ये बात शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है, उनके न्याय सिस्टम में मौत की सजा यानी डेथ पेनल्टी का कोई स्थान नहीं था। यहाँ तक कि देशद्रोह जैसे गंभीर अपराध के लिए भी सजा आजीवन कारावास थी, मौत नहीं। तो अब वक्त है उस योद्धा राजा के दूसरे पहलू को देखने का। एक विद्वान, एक नाटककार और कला एवं ज्ञान का एक महान संरक्षक। यहीं पर हर्ष का असली व्यक्तित्व सामने आता है, जो मानो 2 हिस्सों में बटा था। एक तरफ थी तलवार की ताकत, तो दूसरी तरफ थी कलम की शक्ति। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान वाकई में बहुत बड़ा था। उन्होंने खुद संस्कृत के 3 मशहूर नाटक लिखे। उनका दरबार उस दौर के सबसे बड़े विद्वानों का केंद्र था। और विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को जो सबसे ज्यादा संरक्षण मिला वो उन्हीं से मिला था। जैसा कि इतिहासकार E.B. हैवेल ने कहा भी है, सम्राट हर्ष कलम चलाने में उतने ही माहिर थे जितने तलवार चलाने में। ये एक लाइन उनके पूरे व्यक्तित्व को जैसे बयां कर देती है। तो सवाल ये उठता है कि इतिहास हर्षवर्धन को कैसे याद रखता है और उनके इतने बड़े साम्राज्य का आखिर हुआ क्या? वेन सांग, वो मशहूर चीनी यात्री जिनकी वजह से आज हम हर्ष के युग के बारे में इतना कुछ जानते हैं, वो हर्ष के करीबी दोस्त बन गए थे और उन्होंने अपने लेखों में एक बेहद समृद्ध और शक्तिशाली राज्य का जिक्र किया।
लेकिन यहीं पर एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है, अगर उनका साम्राज्य इतना महान, इतना सुव्यवस्थित था, तो फिर उनकी मृत्यु के फौरन बाद वो ताश के पत्तों की तरह क्यों ढह गया? और इसका जवाब सीधा है, लेकिन दुखद है। पूरा का पूरा साम्राज्य एक व्यक्ति के करिश्मे और उसकी ताकत पर टिका था। हर्ष ने अपना कोई योग्य उत्तराधिकारी चुना ही नहीं था, और उनके जाते ही पूरा ढांचा बिखर गया। और अंत में इतिहासकार के.एम. पणिक्कर के ये शब्द हर्षवर्धन के महत्व को पूरी तरह से साफ कर देते हैं। वो प्राचीन भारत के उस दौर के आखिरी महान सम्राट थे, एक ऐसे शासक जिनकी तलवार और कलम दोनों की विरासत आज भी हमें हैरान करती है।